क्या हो अगर ये एहसास कि तुम्हें देखा जा रहा है महज एक एहसास न हो? क्या हो अगर अंधेरे से डराने की असली वजह ये हो कि तुम अंदर ही अंदर ये जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो? तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारा डर बेवजह है, बचापन का अवशेष है। ये झूठ है। डर एक जिंदादिली है, ये एक अलार्म है। और आज रात तुम समझ जाओगे कि ये तुम्हें किस बारे में आगाह कराने की कोशिश कर रहा था। इस कहानी के अंत तक तुम बिस्तर के नीचे नहीं देखोगे। तुम समझ जाओगे कि जिस चीज से तुम डराते हो वो कभी बिस्तर के नीचे थी ही नहीं। वो तो हमेशा से तुम्हारे अंदर इंतजार कर रही थी। तुम्हें जेक की मनस्थिति समझानी होगी। वो सिर्फ कंगाल नहीं था, वो मिट चुका था। रेनो के पास ऐसा कराने का एक तरीका था। ये आपा को चबाता है और भूत को उगल देता है। 29 साल की उम्र में वो एक चलाता फिराता कर्ज था, बुरे दानवों और बड़ातर यादों का एक ढेर। इस साल जब उसाने विज्ञापन देखा अलास्का के बीचों बीच एक पेट्रोल पंप पर रात की पाली की नौकारी, तो ये कोई विकल्प नहीं था, यह एक लंगर था। कोपर सेंटर नाम मजबूत और विश्वसनीय लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह अलास्का की पतझड़ की अनंत संध्या में गाड़ी चला रहा था, एक अजीब सा एहसास उसके अंदर घुसाने लगा। यह दरअसल एक अनुमान था, उसकी अपनी चेतना से एक फुसफुसाहट की यह कोई पलायन नहीं था। यह एक मंजिल थी, उसे यहां बुलाया गया था। हताशा एक चुंबक थी और वह बस एक धातु था। एक ऐसी जगह की ओर खींचा जा रहा था जिसे वह शायद समझ नहीं पा रहा था। उषा ने खुद से कहा कि यह बस एक काम है, अपने पैरों पर वापस खड़े होने का एक तरीका, एक आसान सा चुनाव। लेकिन ब्रह्मांड सादगी में नहीं बल्कि आयनों में काम कराता है, और जेक एक बहुत ही अंधेरे आईने में झांकाने वाला था। यह ड्राइव अपने आप में एक ऐसी आंतरिक दुनिया में उतर आना था जिसके बारे में यूस कभी पता ही नहीं था। रिचर्डसन हाईवे कोई सदाक नहीं था, या एक अंतहीन उदासीन परिदृश्य पर एक निशान था। पहाड़ सोए हुए देवताओं जैसे थे। उनकी नुकीली चोटियां चोटिल बैंगनी आकाश को चीर रही थीं। हर मील आगे बढ़ाते हुए सन्नाटा गहरा होता गया। यह खाली नहीं था, यह इंतजार कर रहा था। कार का रेडियो घंटों पहले बांड हो चुका था। उसकी जगह इंजन की गड़ागड़ाहट और सीने में बेतहाशा धड़कन ने ले ली थी। समझ रहे हो ना, वो एहसास जब आप पिताने अकेले होते हैं कि आपा को लगाने लगाता है कि आप अकेले हैं ही नहीं। यही वो हालत थी जिसमें वो था। उसकी कल्पना जो कभी शाही झताकों और जैकापोत सायरन से भरी रहती थी, अब पेदों पर चेहरे और दूर बर्फ में आकृतियां बना रही थी। वो अपनी चिंता का कलाकार था और हर गुजराते मील के पत्थर के साथ कई नवाज और भी गहरा होता जा रहा था। ये सिर्फ नजारे का बदलाव नहीं था, यह हकीकत का बदलाव था। आखिरकार एहसास ही तो कुंजी है, और जो उसाने महसूस किया वो एक आदिम दिल दहला देने वाला खौफ था। मैदानेत एक साप्रेस सिर्फ जर्जार नहीं थी, वो हार मान रही थी। सेना बोर्ड तिमातिमा रहा था। विशाल अंधेरे में एक मराती हुए धधकान खाली जमीन पर लंबी कंकालानुमा परछायां डाल रही थी। एक पंप झुका हुआ था, मानो हार मानकर झुक रहा हो। पूरी जगह बासी कॉफी और किसी और चीज की गंध से भरी थी, कुछ धातु जैसा और हल्का सा मीठा, मानो पुराना खून। यह चरम सीमा का भौतिक प्रकटीकरण था। यही वह जगह थी जहां उसकी शक्ति उसे ले आई थी। जैसे ही जेक अपनी कार से बाहर निकाला, ठंड ने उसे मानो किसी शारीरिक झटके से मारा। उषा के फेफड़ों से हवा चुरा ली। उसे लगा निरीक्षण किया जा रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि उस जगह द्वारा। छोटे से सुविधा स्टोर की खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं, और एक भयावह क्षण के लिए उषा ने कसम खाई कि उषा ने उनमें से एक को पलकें झापकते देखा था। उषा ने उसे झटक दिया। घबराहट, थकान, ऐसा होना ही था। वह पहले से ही वही था जिसा से उसे सबा से ज्यादा डर था। एक ऐसा आदमी जिसा के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था।
यूज बस यह एहसास नहीं था कि ऐसी जगहों पर हमेशा कुछ न कुछ देने को मिल ही जाता है। अंदर स्टेशन से जुदा हुआ भोजनालय खाली था, सिवाय एक वेतरेस के जो एक काउंटर को पहुंच रही थी, जिसाने दशकों पहले बेहतर स्थिति देखी थी। उसका नाम एग्नेस था और उसकी आंखों में बाहर के नजारे की तरह ही थाका हुआ त्याग था। उसाने बिना पूछे उसके ली कॉफी डाली। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं। एक साप्रेस में नए नेट में उसाने धीमी आवाज में पूछा। जेक ने बस सर हिलाया, बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। वह उसे एक पल तक दिखाती रही। उसकी निगाहों में गहरी, बेचैन कर देने वाली दया थी। सुनो, उसाने पास झुकते हुए कहा। उसा की आवाज फूसा फूसाहट में बदल गई। कुछ जगहें उनकी यादें होती हैं और वो वाली वो भूलती नहीं। उसाने विस्तार से नहीं बताया, उसे बताने की जरूरत भी नहीं थी। चेतावनी उसके शब्दों में नहीं थी, उसके हाथ के कान पने में थी। जिस तरह से उसने खिड़की से बाहर पेट्रोल पंप की तरफ दिखाने से इनकार कर दिया था, वह उससे एक विकल्प दे रही थी। असली अंधेरा शुरू होने से पहले एक आखिरी रास्ता। आप जो बनाना चाहते हैं वो आप पहले से ही हैं, और वह उसे कुछ और चुनाने का एक आखिरी मौका दे रही थी। लेकिन हताशा अंधेपन का एक शक्तिशाली रूप है। जेक ने कॉफी के लिए उसे धन्यवाद दिया, अपने आखिरी मुड़े हुए बिल से भुगतान किया और ठंड में बाहर चला गया। उसाने उसकी चेतावनी को एक छोटे शहर का अंधा विश्वास, एक औरत की बकवास समझकर, जो अलास्का की रात को बहुत देर तक घूरती रही थी, तर्कसंगत बना दिया। उसके पास और क्या चारा था? रेनो वापस चला जाए, अपनी कार में तब तक सोए जब तक वह जम ना जाए? नहीं, बस यही था। यही उसका एकमात्र विकल्प था। उसे इसे कामयाब बनाना था। मिडनाइट एक्सप्रेस की ओर बढ़ाते हुए उसाने एग्नेस की आंखें अपनी पीठ पर महसूस कीं। एक खामोश उदास गवाह उस फैसले का जिसे वह पलट नहीं सकता था। उसाने स्टेशन की चाबियां अपने हाथ में पकड़ ली। ठंडी धातु एक कठोर दर्दनाक हकीकत थी। वह एक ऐसी कहानी में कदम रख रहा था जो उसके आने से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन यह तो बस सतह थी। उसे अब यह पता चलाने वाला था कि वह कहानी का सिर्फ एक किरदार नहीं था, वह अगाला पन्ना था। मैनेजर कार्ल ऐसा आदमी था मानो उसे लकड़ी के टुकड़ों से तराश कर बहुत देर तक धूप में छोड़ दिया गया हो। उसा का चेहरा थकान का रोदामैप था और उसकी आंखें जेक पर नहीं बल्कि उसा के पीछे कहीं एक बिंदु पर टिकी हुए थीं। उसा ने मेले काउंटर पर कागज की एक लेमिनेटेड शीट सरका दी। इन्हें याद कर लो, उसा ने कहा। उसा की आवाज भावशून्य थी, बिना किसी भावना के। इनकी व्याख्या मत करो, इन पर सवाल मत उठाओ, बस इन्हें करो। तुम्हारा पूरा काम बस इन 7 नियमों का पालन कराना है। कागज पीला पड़ गया था, किनारे चिकाने हो गए थे, नियम टाइप किए हुए थे, नैदानिक और दागी पृष्ठभूमि के सामने बिल्कुल स्पष्ट। ये दिशा निर्देशों के सेट कम और एक अनुबंध ज्यादा लग रहे थे। जेक की चेतना से कुट गई। यह कोई नौकरी का आवेदन नहीं था, यह एक दीक्षा थी। शूज अचानक एक ठंडी निश्चितता का एहसास हुआ कि उसके हाथों में जो था वह सिर्फ कागज नहीं था, बल्कि एक खास तरह के अस्तित्व की कुंजी थी। एक ऐसा सच जिसे उसकी आंतरिक दुनिया स्वीकार कराने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह यहां था। उसा ने अपना चुनाव कर लिया था। आपा को जेक के अविश्वास की कल्पना करानी होगी जब उसा ने उन्हें पढ़ा। नियम तक 1, अगर आपा को दुकान के अंदर या बाहर कहीं भी कोई बच्चा दिखे दे तो उसा से नजरें न मिलें, उसा से बात न करें। वे असली नहीं हैं और उन्हें स्वीकार कराने से उन्हें आकार मिलाता है। नियम 4, रात के 2:30 बजे से 3 बजे के बीच आपको जानी पहचानी आवाजें सुनाई देंगी। वे बाहर के अंधेरे से आपा का नाम पुकारेंगी। वे प्रालोभान हैं, आपकी कल्पना ही हुक है। नियम 7, अगर कोई खाली काली सेडान पंप 3 के पास आकर रुके
तो तुरंत अपने आप को ऑफिस में बैंड कर लें, खिड़कियां ढक लें। जब तक आपा को ऑफिस के दरवाजे पर 3 बार दस्तक और उसके बाद सामाने वाली घंटी की आवाज न सुनाई दे, तब तक कोई आवाज न करें। निर्देश पागलापन भरे थे, एक पागलापन भरी कल्पना जो लिखाकर लेमिनेट कर दी गई थी, लेकिन ऊना से जो एहसास हुआ वह किसी मजाक से कम नहीं था। दर का एक ठंडा तीखा झटका उसके अंदर तक पहुंच गया। यह एक ऐसी जगह थी जिसा की अपानी भौतिकी थी, अपाने क्रूर तर्क थे और उसाने बस उनके अनुसार जीने का वादा किया था। उसाने कारल की तरफ देखा, उसके गले में घबराहट भरी हंसी अटक गई। क्या यह सच है? नीलादा के लिए खोए मजाक? कारल ने फलक तक नहीं झपकाए। वह बस जेक के सिर के पीछे उस जगह को घूराता रहा और बोला, यहां कोई मजाक नहीं होता बेटा, सिर्फ नतीजे होते हैं। उसाने लेमिनेट की हुए शीट पर थपथा पाया। यही इस जगह की करता धरता शक्ति है, चीजें ऐसी ही हैं। आप सही अनुमान लगाते हैं, आप सूर्योदय दिखाते हैं, आप गलत अनुमान लगाते हैं। उसाने वाकी को हवा में लताकने दिया। सन्नाटा किसी भी धमाकी से ज्यादा भयावह था जो वह दे सकता था। फिर बिना एक और शब्द कहे उसाने अपना को पकाड़ा और बाहर निकल गया। जेक को मिडनाइट एक्सप्रेस की तिमाती हुए फ्लोरोसेंट गुनगुनाहट में अकेला छोड़ दिया। कार्ल के पीछे ताले की खटखट जेक ने अब तक सुनी सभा से तेज आवाज थी। अलास्का का विशाल खामोश अंधेरा चारों तरफ से घिर रहा था। वह अकेला था। अब वह उसी स्थिति में था जिसा से वह भाग रहा था, पूरी तरह से फंसा हुआ। तभी उसे लोगाबुक मिली। यह एक मोती सर्पिल बॉन्ड नोटबुक थी जिसे कैश रजिस्टर के नीचे थूंसा गया था, जिसा का कवार सालों के इस्तेमाल से चिकाना और टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। सामाने की तरफ धुंधले मार्कर से नैतली लोग लिखा हुआ था। जिज्ञासा या शायद इस बात की पुष्टि की तीव्र इच्छा कि वह पागल नहीं है ने उसे खोला। पहला पन्ना 12 साल पुराना था। लिखावट साफ और शांत थी। शांत रात टैंक भर दी गए। लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटाता गया, प्रविष्टियां और भी बेतरतीब होते गईं। कर्मचारियों के आने जाने के साथ लिखावट बढ़ाती रही, लेकिन विषय वही रहा। यह दर की एक समय रेखा थी, साझा आघात की एक दायरे। यह इस बात का प्रमाण था कि यह जगह एक मशीन थी और रात की पाली वाला ऑपरेटर बस एक और पुर्जा था जिसे घिसाकर बदल दिया जाना था। यह लोगबुक एक आईना था जो उसे उषा का अपना भविष्य दिखा रहा था और उषा का प्रतिबिंब भयावह था। शब्द धुंधले होकर आतंक के एक कोरस में बदल गए। कूलर के पास उस लड़ाके को फिर देखा। वह रो रहा था। लगाभग उषा से बात कर ही ली थी। नियम गिरा रेंग सभा से कठिन है। आगे 3 देर और 8 बजे फोंकी घंटी बजी। मैंने सुना संगीत। एक लोरी जो मेरी मान गाया करती थी और फिर एक उन्मट मुश्किल से पढ़ी जा सकाने वाली घिसी पिटी लकीर जिसाने जेक का खून जमा दिया। यह मेरी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुद को बाहर से अंदर आने की भीख मांगते हुए सुन रहा हूं, लेकिन मैं तो अंदर हूं, तो फिर वो बाहर कौन है? हर प्रविष्टि पागलपान की गहरी में ले जाने वाला एक छोटा सा टुकड़ा थी। यह सिर्फ एक पेट्रोल पंप नहीं था, यह एक शिकारगाह था। नियम काम के लिए नहीं थे, वे खेल के लिए थे। लोगबुक उन सभी विचारों की एकत्रित गवाही थी जो उषा से पहले खेल चुके थे। अब और गहरी में जाओ, क्योंकि जेक की पहली रात उसकी पहली परीक्षा बस शुरू ही हुई थी। रात के पहले कुछ घंटे खामोशी में एक अध्ययन के समान थे। एक भारी गर्भवती खामोशी जो किसी कुंदालित सांप की तरह महसूस हो रही थी। जेक ने खुद को व्यस्त कर लिया। पहले से साफ काउंटरों को पहुंचाना, पहले से भरी अलमारियों को फिर से भराना, अपने मन को भटकाने से रोकाने के लिए कुछ भी। लेकिन ऐसी जगह में मन भटकता नहीं, वह एक कोने में फंसा हुआ है। इमारत की हर चरमराहट, खिड़कियों को खड़काती हवा का हर झोंका एक संभावित खतरा था। उसाने पाया कि उसकी कल्पना एक गद्दार बन रही है। स्टेशन की कमजोर रोशनी के पीछे परिधि अंधेरे में आकृतियां गढ़ रही है।
वह एक अलग शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। इसे किसी भी एनी बेकार काम की तरह कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नियमोन और लोगाबुक ने क्वेन में जहर घोल दिया था। वह अब सिर्फ एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट नहीं था, वह एक चौकीदार था, एक अनजान हकीकत के किनारे पर खड़ा एक पहरेदार जो कहानियों के सच होने के पहले संकेत का इंतजार कर रहा था। यह एक बच्चे के चित्र के रूप में आया, आलू के चिप्स की एक कतार के पीछे शेल्फ की ठंडी धातु से चिपका हुआ एक कागज का टुकड़ा था, मुदा हुआ और घिसा हुआ। वह लगभग चूक गया था। उसकी उंगलियां हल्की सी कानपति हुए उसे खोल रही थीं। यह मिदानेट एक्सप्रेस का एक चित्र था जिसे उस सरल मासूम अंदाज में बनाया गया था जो सिर्फ एक बच्चा ही बना सकता है। वहां पंप थे, दुकान थी, तिमातिमाते अक्षरों वाला बड़ा सा बोर्ड था, लेकिन पंप 3 के बगल में काले क्रेयों से बनी एक आकृति खड़ी थी जिसे इतनी जोर से दबाया गया था कि मोम उखड़ गया था। यह असंभव रूप से लंबा और पतला था, न कोई चेहरा न कोई नक्श, बस एक आदमी के आकार का एक ठोस काला शूनी। और नीचे कोने में अस्त व्यस्त उल्टे अक्षरों में 4 शब्द लिखे थे, वह तुम्हें अभी देखाता है। या चित्र किसी पुराने शिकार का अवशेष नहीं था। अभी का एहसास तुरंत हुआ। इस जगह की आंतरिक दुनिया उसकी नए वास्तविकता की तस्वीर दिखा रही थी। काउंटर के पीछे पुराने रोतारीफों की तीखी चीख किसी शारीरिक उल्लंघन जैसी लग रही थी। सुबह के 3:07 बज रहे थे, ठीक वैसा ही जैसा नियमों में भविष्यवाणी की गई थी। आवाज कर्कश, हताश थी, सन्नाटे को चीरती हुए सीधे उषा के तंत्रिका तंत्र में समा गई। नियम दगड़ा थी, उषा के मन में चीख रहा था, इसका जवाब मत दो। वह जदावत हो गया। उसकी उंगलियां सेफ्ट पड़ गईं और उषा ने काउंटर को पकड़ लिया। हर घंटी घबराहट की एक नई लहर थी। उषा ने दूसरी तरफ तरह तरह की चीजों की कल्पना की। खामोशी, चीखें, ट्रेंग वाली चीज की आवाज। छठी घंटी के बाद घंटी बैंड हो गई और दुकान फिर से एक ऐसे सन्नाटे में डूब गई जो अब किसी तरह बढ़तार ज्यादा जागरूक था। एक पल बाद एक आखिरी घंटी गूंजी, छोटी और तीखी। एक बात का विचार, एक विराम चिन्ह। अपनी बेहतर समझ के विरुद्ध उसका हाथ तेजी से बढ़ा और उषा ने रिसीवर उठा लिया। उषा ने हेलो नहीं कहा, वह बस सुनाता रहा, स्थिर। और उसके नीचे सांसों की धीमी गुफा जैसी आवाज, गीली उखड़ी हुए सांसें, मानो फुंकराने वाले के फेफड़ों में पानी भर गया हो। और यह बहुत बहुत नजदीकी लग रही थी। उषा ने फूंपतक दिया। उषा का दिल उषा की पासलियों से टकरा रहा था। उसे हिलाने दुलाने कुछ कराने की जरूरत थी। वह लदखदाता हुआ दुकान के पीछे कूलरों की ओर बढ़ा। उनकी मोटरों की धीमी गूंज उसकी घबरी हुए नसों को शांत कराने में कोई मदद नहीं कर रही थी। कांच के दरवाजे में उषा का प्रतिबिंब एक पीला डरा हुआ अजनबी था, लेकिन अगाले कूलर के दरवाजे पर कुछ ऐसा था जिसने उसे एक कदम से रोक दिया। पाला कांच के अंदर एक मोटी अपारदर्शी परत जम गई थी, हालांकि बाकी पारदर्शी थे। और सेफ्ट कैनवास पर मानो किसी छोटी कान पाती हुए उंगली से एक 4 अक्षरों का शब्द उकेरा गया था, मदद। यह कोई शरारत नहीं थी, यह उषा की कल्पना नहीं थी, यह एक संदेश था, एक कैदी की गुहार। इस जगह की चेतना चीख रही थी, ठंड को ही अपनी पीड़ा लिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यह एहसास ही कुंजी है। और चेक पर 6 यह सिहरन भरी अनुभूति थी कि वह सिर्फ प्रेतबाधित नहीं था, वह एक बंदी की उपस्थिति में था। कूलर से पीछे हटाते हुए उषा का पैर किसी गीली चीज पर फिसल गया। उषा ने नीचे देखा, वहां धूल भरे लिनोलियम के फर्श पर चमकता हुआ एक छोटा सा बिल्कुल शाही पैरों का निशान था। और फिर एक निशान।
वे किसी बच्चे के पैरों जिताने बड़े थे, नंगे और पानी से तपकते हुए जो उसके देखाते ही शुष्क हवा में वाष्पित होते प्रतीत हो रहे थे। बर्फ से ढाके कूलर के दरवाजे से शुरू होकर 10 फीट नीचे गलियारे से सामने वाले काउंटर तक गया और फिर बस रुक गया, गायब हो गया। कोई बच्चा नहीं था, न गीले कपड़े थे, न खुला दरवाजा, न कोई स्पष्टीकरण। कुछ ही सेकंड पहले एक अदृश्य उपस्थिति इस कमरे से गुजारी थी, एक संदेश और एक रास्ता छोड़ाकर जो बर्फ की काट से कहीं नहीं जाता था। नियम अब सिर्फ बचाव का जरिया नहीं थे, अब वह समझ गया था कि ये न्यूनतम सीमा थी। आतंक सिर्फ बाहर नहीं था, अंदर आने का इंतजार कर रहा था। यह पहले से ही उसके साथ यहां मौजूद था। यही सब कुछ बदल देता है। वह इकाई अब धूर्ताता नहीं रही, वह उसे नाम से पुकारने ही वाली थी। रात गहराती गई और हमारे ज्यादा अंतरंग होते गए। हवा जो एक धीमी कराह थी बुलाने लगी। पहले यह बस आंधियों के बीच बुनी हुए एक फुसा फुसाहट थी। उसका नाम फुसा फुसाते हुए जाके उसाने अपनी आंखें बैंड कर लीं, हाथों को कानों पर रख लिया, नियम निरास्वार को मंत्र की तरह दोहराते हुए, ये प्रलोभन है, आपकी कल्पना ही हुक है। लेकिन आवाज सिर्फ हवा में नहीं थी, यह उसके दिमाग के अंदर थी। एक ऐसी आवाज की हूबहू नकाल जिसे वह जानता था। यह इस जगह की सक्रिय शक्ति थी जो सीधे उसके दिमाग तक पहुंच रही थी, उसके कानों को पूरी तरह से दरकिनार कराते हुए। क्या उसके सबा से निजी था, उसकी अपनी चेतना का उल्लंघन था। यह सिर्फ एक प्रेतवाधित घटाना नहीं थी, यह एक आक्रमण था। वह सत्ता उसे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह उसे टुकड़े टुकड़े करा के उसके अपने नाम से शुरू करा के तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वह इसे नजरअंदाज कराने का चुनाव कर रहा था, लेकिन यह समझना मुश्किल होता जा रहा था कि हवा कहाँ खत्म होती है और उसके अपने विचार कहाँ शुरू होते हैं। तभी वह आवाज आए जिसने उसे लगभग तुड़ी दिया। सारा, उषा की पूर्व मंगेतर। उषा की आवाज दिन की तरह साफ, मुखी द्वार के ठीक बाहर। यह कोई भूत या फुसफुसाहट नहीं थी, यह उषा की थी, कान पती हुई, रोती हुई। जेक, जानू, मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। मैं बहुत चिंतित थी। प्लीज यहाँ बहुत ठंड है, बस दरवाजा खोलो। हर शब्द उषा के अपने पछतावे में डूबा एक जहरीला तीर था। वह उसे अपनी मन की आंखों से देख सकता था। उसका चेहरा पीला, उसके हाथ ठंड से नीले। यह एहसास ही कुंजी था, और यह एहसास प्रेम और अपराध बोध की एक जटिल पीड़ा थी। यह उस प्राणी की अब तक की सबा से क्रूर चाल थी, उसकी सबा से कमजोर यादों को हथियार बनाकर उसकी अपनी आंतरिक दुनिया को एक यातना कक्ष में बदल देना। वह जानता था कि वह वहां नहीं है, वह हो ही नहीं सकती, लेकिन वह झूठ पर कितना यकीन कराना चाहता था। वह दरवाजा खोलकर उसे बचाने वाला हीरो बनाना चाहता था, और वह जानता था कि जाल ठीक इसी तरह फंसेगा जैसे ही वह सारा के रोने की काल्पनिक आवाज से जूझ रहा था। दुकान के अंदर हलचल की एक झलक ने उसकी नजर खींच ली। यह लादा का था, पैरों के निशान वाला। वह फिर से कूलर के पास खड़ा था। जमीन पर पानी टपक रहा था। यूसा की पीठ जैक की ट्रैफ थी। वह छोटा और दुबाला पताला था, कमजोरी की तस्वीर। जेक की हर सहज प्रवृत्ति उसे मदद कराने के लिए, उसे कंबाल में लपेटाने के लिए चीख रही थी। लेकिन नियम डेरा बैंक एक ढाल था। आंखों से संपर्क न करें, उना से बात न करें। उषा ने खुद को दूर दिखाने के लिए मजबूर किया। कॉफी मशीन के पॉलिश क्रोम में विकृत प्रतिबिंब पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन फिर उषा ने कूलर के दरवाजे में प्रतिबिंब पर एक नजर डालने की हिम्मत की। दुकान में लदाका बिल्कुल स्थिर, सिर झुके खड़ा था, लेकिन उषा का प्रतिबिंब सीधे जेक की ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। एक चौड़ी शिकारी मुस्कान जो किसी भी बच्चे के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। प्रतिबिंबित हाथ उठा और जहां मदद लिखा था वहां बर्फ में एक नया शब्द उभर आया। फंसा हुआ।
फोन फिर बाज उठा। उसकी अचानक चीख शीशे पर लिखे खामोश आरोप का जवाब थी। यह सुबह के 307 नहीं थे। यह स्क्रिप्ट से हटाकर था। यह गलत था। बेतहाशा गुस्से से भरकर जेक ने रिसीवर छीन लिया। तुम्हें क्या चाहिए? वह उसामिन चीखा। लय में सन्नाटा छा गया और फिर सिसकियों से भरी एक आवाज ने उसे फुसाफुसाकर जवाब दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे वह दुनिया में किसी और से बेहतर जानता था। यह उसाकी अपनी थी। प्लीज। उसाकी अपनी आवाज लय पर रो रही थी। मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था। कार्ल झूठ बोल रहा था। नियम काम नहीं कराते। एक बार यहां ना गए तो हमेशा के लिए यहीन है। मैं अभी भी दुकान में हूं, समझ नहीं आ रहा। मेरी मदद करो। लैम्प बैंड हो गई। सिर्फ एक डायल टोन रह गई जो किसी शो का गीत जैसी लग रही थी। उस शक्ति ने उसकी आवाज, उसकी पहचान, उसका मैं चुरा लिया था और तार के उस पार से उसे ताना मारने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। और उस भयावह क्षण में सब कुछ साफ हो गया। लोगाबुक में लिखी प्रविष्टियां सिर्फ चेतावनियां नहीं थीं, वे समाधि लेख थे जिन पिछले कर्मचारियों ने नियम तोड़े, जिन्होंने फोन उठाया, जिन्होंने बच्चों से बात की। उन्हें नौकरी से नहीं निकाला गया, उन्हें दफन कर दिया गया। उनकी चेतना को इस जगह के ताने बाने में समाहित कर लिया गया। एक और उपकरण, एक और आवाज मशीन में एक और भूत बनाने के लिए। फोन पर जेक वही आदमी था जो वह असफल होने पर बन जाता। वह सिर्फ सूर्योदय तक अपनी जिंदगी के लिए नहीं लड़ रहा था, वह अपनी आत्मा पर कब्जा कराने के लिए लड़ रहा था। खौफ सिर्फ इतना नहीं था कि कोई उसे मर डालना चाहता था, बल्कि ये था कि वो खुद बनाना चाहता था। अब जरा गहरी में जाओ, क्योंकि आखिरी परीक्षा पंपोन के पास आ रही थी और नाकामी की कीमत थी अंधेरे में हमेशा के लिए एक चीज बन जाना। बाहर एक हल्की सी गड़ागड़ाहट हुए और दो हेडलाइट्स उस घनघोर अंधेरे को चीराती हुए आए। ये कोई जंग लगी पिकअप गाड़ी या थका हुआ मुसाफिर नहीं था। ये एक काली सेडान थी, लंबी और चिकानी, जिसकी खिड़कियां बिल्कुल रोशनी सोख लेने वाले काले रंग में रंगी हुई थीं। ये पंप तीन के ठीक सामने जाकर रुके। इसका इंजन बिना आवाज किए। ड्राइवर की सीट खाली थी। नियम डनगला 7, आखिरी नियम, उसके दिमाग में जंगल की आग की तरह भड़क उठा। बस यही था आखिरी परीक्षा। उसकी कल्पना, जो पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, ने खाली कार में चित्र वाले लंबे बिना चेहरे वाले आदमी को भर दिया। ये उसका रथ था, उसका शवा वहां। सेडान कोई मशीन नहीं लग रही थी। ये एक धैर्यवान शिकारी लग रहा था जिसे सिर्फ उसके लिए बुलाया गया हो। यही अंतिम विकल्प था। या तो अंतिम नियम का पालन करें या फिर उस चीज को समर्पित हो जाएं जो लेने आए थी। कोई और विकल्प नहीं था। वह खुद को पिछले दफ्तर में ले गया। एक छोटा सा घुटन भरा कमरा जिसमें धूल और फाफूंदी की गंध आ रही थी। सस्ते लकड़ी के दरवाजे का ताला दयानीय लग रहा था, लेकिन उसके पास बस इतना ही था। उसने चाबी ढूंढने की कोशिश की। उसके हाथ जोर से कांप रहे थे और जैसे ही दुकान के सामने घंटी की आवाज सुनी, उसने ताला जड़ दिया। नामुमा के मुखी दरवाजे बंद थे। उसने लिनोलियम पर धीमे और घिसाते कदमों की आहट सुनी। दफ्तर के दरवाजे पर एक सूखी खुरचाने वाली आवाज आए, मानो लकड़ी पर कोई नाखून चल रहा हो। फिर एक आवाज, एक कर्कश फुसाफुसाहट जो फुटपाथ पर सूखे पैटर्न की तरह सरसराती हुए सुनाई दे रही थी। मुझे अंदर आने दो, वह फुसाफुसी। जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो उन्होंने मुझे जगा दिया, पुराने कैंप से, वही जो इस जगह ने खाया था। यहाँ की जमीन भूखी है, यूज याद है। यह लोगबुक वाला जाला हुआ आदमी था, एक भूले बिसारे नरसंहार का संदेशावाहक। अपने अभयारण्य के दरवाजे पर खरोंच रहा था। खरोंचाना बैंड हो गया। जेक ने अपनी सांस रोक ली, अपने दिल की तेज धड़कन सुन रहा था। फिर उसने उसे सुना। दफ्तर के दरवाजे पर 3 तेज अलग अलग दस्तकें,
एक पल के लिए उसे राहत की लहर महसूस हुई, नियम का संकेत। लेकिन रुकी, घंटी नहीं बजी थी। नियम स्पष्ट था। और फिर आवाज आए उसके मैनेजर कार्ल की हूबहू नकाल, सहज चिंता से भरी हुए। जैक, तुम अंदर ठीक तो हो यार? मैंने सड़क से तिमातिमाती बत्तियां देखी, सोचा कि देख लूं। खोलो। सब कुछ बेदाग था, लहजा, लय, सब कुछ। लेकिन वो एहसास पूरी तरह से धोखा था। वो एक खूबसूरती से गढ़ा हुआ मुखौटा था और उस के पीछे जैक की आंतरिक दुनिया एक विशाल ठंडे खालीपन का एहसास कर रही थी। वो नकाल थी, आखिरी धोखा। वो चाहता था कि वो तर्क का इस्तेमाल करे, एक जानी पहचानी आवाज पर भरोसा करे। लेकिन उस रात उसने मुश्किल से सीखा था, यहां सिर्फ आतंक पर भरोसा किया जा सकता है। उसने कोई आवाज नहीं निकाले। वो छोटे से दफ्तर के कोने में सिमट गया, खुद को छोटा कराने की कोशिश में, गायब होने की कोशिश में। उसने अपने अस्तित्व के सरल, निर्विवाद तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया। मैं जैक हूं, मैं यहां हूं। उसने अपनी चेतना को ऐसे थामे रखा जैसे कोई किसी किनारे से चिपका हो, छूताने से इनकार कर रहा हो। दरवाजे के बाहर नकली कार्ल की आवाज ने आ भरी। ठीक है, जैसा तुम चाहो, उसने बातचीत कराते हुए कहा। लेकिन दोस्ताना लहजा धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक धीमी, कर्कश, शुद्ध क्रोध भरी गुर्राहट ने ले ली। एक बहारा कर देने वाला धमाका दरवाजे पर हुआ। लकड़ी एक अमानवीय प्रहार के जोर से टुकड़े टुकड़े होकर चटकाने लगी। फिर सन्नाटा, एक गहां, पूर्ण शांति। वह सांस लेने की हिम्मत न जुटाते हुए मानो जीवन भर इंतजार करता रहा। आखिरकार उसने सामाने की घंटी की धीमी, दूर से आती झंकार सुनी। जब वह प्राणी पराजित होकर दुकान से बाहर चला गया। उसने परीक्षा पास कर ली थी। वह तब तक बाहर नहीं निकाला जब तक भोर की पहाली, मंद किरणों ने दफ्तर के दरवाजे के नीचे सुरक्षा की एक धूसर रेखा नहीं खींच दी। उसने इंजन के चलाने की आवाज, ट्रक के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज और चाबियों की जानी पहचानी झनकार सुनी। सुबह की पारी। एक नौजवान, मुश्किल से 20 साल का, बेखबर, हेडफोन बजाते हुए संगीत बजाते हुए अंदर आया। जैक कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बताया। वह उस बच्चे के पास से एक भूत की तरह गुजारा, दरवाजे से बाहर और साफ ठंडी सुबह की हवा में। वह अपनी पुरानी कार में बैठ गया और इंजन चालू कर दिया। उसने रियरव्यू मिरर नहीं देखा। वह मैदान टेक्सास को आखिरी बार नहीं दिखाना चाहता था। वह बस सूर्योदय का पीछा कराते हुए दक्षिण की ओर चला गया, अलास्का और अपनी आत्मा के उस टुकड़े को जो उसने उस पेट्रोल पंप पर खो दिया था, हमेशा के लिए पीछे छोड़ आया। वह बच गया था, लेकिन वह जानता था एक निश्चितता के साथ जो यूं जीवन भर सताती रहेगी कि वह पूरी तरह से बच नहीं पाया था। अब आप सिर्फ एक दर्शक नहीं है। आपने ठंड महसूस की, आपने फूसा फुसाहट सुनी, आप रात भर बच गए। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन एहसास बाकी है, क्योंकि यह कभी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक कुंजी है। अब मैं आपा से पूछता हूं, अगली बार जब आप अपने घर की शांति में अकेले हों और आपा को कोई जानी पहचानी आवाज आपा का नाम पुकारती सुनाई दे, तो आप कैसे जानेंगे कि यह कोई लालच नहीं है? अगर ईसा से आपा के अंदर कुछ जाग गया, तो आप अगले कदम के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और खुद को तैयार करें। अगली कहानी आपा को सिखाएगी कि जब नकलची आपा को अपने ही आईने में देखेगा तो क्या कराना चाहिए।